राधे राधे बच्चों। चलिए बेटा लगाते हैं रे ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट। अब क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी ऑफ ABC प्रिज्म विद एंगल 45 डिग्री. The ray emerged from face AC and the angle of deviation is 50. देखो, एक ABC प्रिज्म है जहां पे लाइट इंसिडेंट करती है 45 डिग्री पर. The ray emerges from face AC and angle of deviation is 15. आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 15 है, जो आई है वो है 45, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 है. शो दैट द इमर्जेंट रे इज नॉर्मल टू द फेस AC. जो इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल रहेगी फेस AC से फ्रॉम विच इट इमर्ज आउट. फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल. ठीक है बेटा, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देंगे. देखिए अगर हम आपको याद दिलाएं, फॉर्मूला था हमारा थीटा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए. तो ये है आपका 15, ये है आपका 45 और ये है 30. तो इससे आपका I2 0 आ रहा है. इसका मतलब जो बाहर रे निकलेगी उसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, वो ऐसे आएगी. ठीक है, वो कह रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंट, ऐसे नहीं ऐसे, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाएंगे. तो एक तो उसने कहा था शो दैट द इमर्जेंट रे इज नॉर्मल टू द फेस. हाँ जी, फेस से नॉर्मल है. ठीक है, इमर्जेंट रे नॉर्मल टू द फेस. और दूसरा था म्यू निकालो. म्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ये, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डी एम बाई 2 साइन ए बाई 2. इसकी डेरिवेशन हमने कर रखी है, चेक करो. एंगल ए हमारे पास है, डी है हमारे पास. चलिए आगे चलते हैं. इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे. ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट शोइंग रिफ्लेक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, हेंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर. इसकी डेरिवेशन मैंने आपको करा रखी है डेरिवेशन वाले वीडियो में, वहां से ट्राई करो. In figure, a ray of light is incident on a transparent liquid containing a thin glass box at an angle 45. ठीक है. With its one face, the emergent ray pass along the face AB. ठीक है. Find the reflection angle. ठीक है. अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है. ये 45 गिवन है. इसके बाद जो सामने एंगल बन रहा है, अच्छा अगर ये 45 है तो यहाँ पे आई भी 45 है. ये कितना एंगल है नहीं पता. ये आपका आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल ये बनेगा और एक ये बनेगा. ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, किस किस से हम निकाल सकते हैं. एक, इसको मैं बोल रहा हूं आई सी. ठीक है, तो हमारे पास म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/sin आई सी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको निकालना है. ठीक है, एंगल ए प्लस इसको मैं नाम दे रहा हूं 90 माइनस आर
प्लस IC इज इक्वल्स टू 180। ये हमारा 90 है, ठीक है। तो यहाँ IC और इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा। देखते हैं इस वाले को। तो अब बात करो आप इस पॉइंट की। इस पॉइंट पे जो हमारा एंगल बनता है वो क्या बनता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। अब साइन आई कितना है, 1/√2। म्यू फिर से नहीं है हमारे पास, साइन आर आ जाएगा 1/√2 म्यू, ठीक है। अब साइन आर की वैल्यू आ गई 1/√2। अब एक यहां से हमें म्यू दिखाई दे रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हो साइन आर इज इक्वल्स टू 1/√2 साइन IC। अब आर और IC के बीच में रिलेशन निकालना है। यहां से बेटा ये आर और IC की वैल्यू गड़बड़ आ रही है, एक बार फिर से देखते हैं क्या दिक्कत है। हमने यहां पे लिया एंगल I और ये लिया आपका एंगल R, ठीक है। यहां एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने ये IC लिया था बेटा, ये है आपका IC। एक गलती मिल गई, चलो। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो यहां पे मेरे पास एक रिलेशन भी आ रहा है, फिर इस रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। IC प्लस R प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो IC कितना आ गया आपका 90 माइनस R। अब इससे काम चलाएंगे हम, और म्यू 1/sin 90 माइनस R लिखेंगे, ठीक बात। अब इस इक्वेशन को देखो आप, ये आपका cos R बन सकता है, ठीक। तो म्यू इक्वल टू 1/cos R। एक चीज ये आ गई, और जो चीज हम यहां बैठा रहे थे म्यू इक्वल्स टू साइन आर की, वो ये आई थी। तो अगर यहां से हम देखें तो म्यू कॉस आर आ रहा है 1, एक तो इसको पकड़ लो। और यहां पर अगर हम देखें तो म्यू साइन आर आ रहा है 1/√2। अब इनको दो इक्वेशन बना दी हमने, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारा tan R। म्यू कट जाएगा, tan R आएगा 1/√2, ठीक है। tan R 1/√2 आ रहा है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसमें ये 45 डिग्री है,
साइन के हिसाब से, और tan आ रहा है आपका 1/√2। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1, बेस हो गया √2, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √3। एक बात ठीक, तो यहां से साइन आर कितना आएगा आपका 1/√3। साइन आई कितना था आपका, एक तो इसने आर मांगा था, फिर उसके बाद हमारे पास साइन आई है 45, तो म्यू कितना हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर, यानी कि √3/√2। चेक करो पूरा आंसर। गलती क्या की मैंने इसको लिया था बेटा आई सी, उस चीज को ठीक कर लेना, क्योंकि फिर मैं ना इस ट्रायंगल की तरफ चला गया था। पेज रीड करो, वीडियो पॉज करो, पेज रीड करो, फिर आगे बढ़ो। अब इस पेज को पढ़ो और आगे बढ़ो। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखो भैया ऑप्टिकल फाइबर कैसी होती है, ऑप्टिकल फाइबर ऐसी होती है जिसके अंदर दो मटेरियल होते हैं। अंदर होता है कोर और बाहर होता है क्लैडिंग। क्लैडिंग का म्यू कम होता है, म्यू क्लैडिंग का कम होता है म्यू कोर से। ठीक है, अब जो रे होती है, जो लाइट होती है, वो यहां से एंटर करती है और उसके बाद अंदर की तरफ डेविएट करती है, फिर यहां पर वो TIR एक्सपीरियंस करती है और लाइट अंदर ही घूमती रहती है। तो तुम्हें बताना है ऑप्टिकल फाइबर में दो मीडियम होते हैं, बाहर वाला मीडियम कहलाता है क्लैडिंग, उसका म्यू कम होता है अंदर वाले मीडियम से। जब लाइट एंटर करती है कोर के अंदर तो वो डेंसर से रेयर, यानी कि कोर से क्लैडिंग के वक्त जाते वक्त TIR एक्सपीरियंस करती है और लाइट अंदर ही बैंड होती रहती है, बार बार TIR करती है। TIR का ही एप्लीकेशन है आपका ऑप्टिकल फाइबर। जब ऐसा होता है मल्टीपल टाइम्स तो लाइट हमारे हिसाब से चलने लगती है। अब अगर मैं इस वायर को बेंड भी करूं तो भी लाइट बाहर नहीं जाएगी। एक बात, दूसरी बात, इस वायर का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में। वो कह रहे हैं मेंशन करो एक यूज इस लाइट पाइप का। पहला यूज कम्युनिकेशन में, दूसरा यूज जो मेडिकल में अगर किसी ऑर्गन पे लाइट पहुंचानी हो या कोई पर्टिकुलर रे पहुंचानी हो कीमोथेरेपी वगैरह में, तो उसमें भी मेडिकल यूज में भी इसका काम आता है, ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, पढ़ो उस क्वेश्चन को फिर आगे चलते हैं। चलिए, a ray of light is incident at an angle 60 degree one of the face of a prism with angle A 60। चलिए, आपको A दे रखा है 60 डिग्री, जो इस पर लाइट इंसिडेंट करी है वो भी है 60 डिग्री। ठीक है, द रे पास सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, रे जो है पास कर रही है सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं यहां पर कि डेविएशन मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकली का मतलब अगर आई ई के इक्वल है तो R1 R2 के इक्वल होगा, और हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं मिनिमम डेविएशन का अगर मांगा तो। I प्लस आई माइनस ए, जो भी थोड़ी देर पहले हमने लगाया था। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमारे पास आई है तो मिनिमम डेविएशन कितना हो जाएगा 2i माइनस ए, 2i माइनस ए 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू साइन dm प्लस ए बाय 2 साइन ए बाय 2। ठीक है, हाउ विल dm बी अफेक्टेड अगर हम इस पूरे को पानी में डुबो दें। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज को पानी में डुबोते हैं तो उसका dm
डिपेंड करेगा म्यू पे। डी का रिलेशन म्यू के साथ कैसा है? डायरेक्ट। ये बात ठीक है। तो अगर म्यू उस पर्टिकुलर सिस्टम का डिक्रीज करेगा तो डी भी डिक्रीज करेगा। म्यू क्यों डिक्रीज करेगा? पहले म्यू क्या था? एयर टू ग्लास 1.5 डिवाइड बाय 1, और अब क्या है? एयर वाटर टू ग्लास 1.5 डिवाइड बाय 1.33। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी डिक्रीज होगा। आगे चलते हैं। असर्शन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव। ठीक बात है। द फाइनल इमेज फॉर्म इज इरेक्ट, नहीं, फाइनल इमेज जो बनती है हमारी वो इन्वर्टेड होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। याद होगा आपको, यहां ऑब्जेक्ट होता है, फिर फर्स्ट इमेज बनती है, फिर फाइनल इमेज, तो ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड होती है। रीजन गलत, असर्शन ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दिस एंड दैट। आपको एफओ दे रखा है, एफई दे रखा है। द ट्यूब ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। द मैग्निफिकेशन obtained by the microscope for more suitable viewing by relaxed eye। रिलैक्स्ड आई का मतलब होता है डी 25 सेंटीमीटर पे है, एफ ओ 1 सेंटीमीटर है, एफ ई 2 सेंटीमीटर है। मैग्निफिकेशन होता है एमओ मल्टीप्लाई में एम ई। अब यहाँ पे एमओ मल्टीप्लाई में एम ई में अगर हमें लेंथ दे रखी हो तो हम लिखते हैं एल बाय एफ ओ डी बाय एफ ई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मैंने डेरिवेशन में नहीं कराया था, इसको याद कर लो। ठीक है, चलिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस, वन ऑफ देम इज स्मॉल। केस स्टडी है, पहले बातें कर रहे हैं, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द image is formed by the objective and eyepiece are respectively। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है ऑब्जेक्टिव से वो होती है वर्चुअल, और जो आईपीस से बनती है वो होती है रियल। उल्टा बोल दिया, पहले वाले से बनती है रियल और आईपीस से बनती है वर्चुअल। मार्क कर लो। सेकंड, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड ऑन। जो मैग्निफिकेशन होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से वो किस बात पे डिपेंड नहीं करती? अपर्चर पे ही डिपेंड नहीं करती। मैग्निफिकेशन अपर्चर पे डिपेंड नहीं करती, अपर्चर पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी, कितनी लाइट ज्यादा एंटर कर रही है। फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करती है, कलर पे इसलिए डिपेंड करती है कि उस पे कलर पे म्यू डिपेंड करता है। ठीक है, फोकल लेंथ और लेंथ का तो ये फॉर्मूला अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो मैग्निफिकेशन डिपेंड कर रही है, मैग्निफिकेशन कलर पे इसलिए डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन context of compound microscope? both the lengths are shorter focal length, नहीं। both, हाँ दोनों ही आईपीस और उसके दोनों छोटे ही होते हैं। ठीक है, किसके लिए बात करें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर टेलीस्कोप की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है, उसका फोकल लेंथ। द मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग फोकल लेंथ, बिल्कुल ठीक बात है, बात ठीक है, मतलब आपका आंसर नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज एफओ प्लस एफई, या उससे ज्यादा, ये भी ठीक है। द माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड एज अ टेलीस्कोप बाय इंटरचेंजिंग द लेंस, नहीं। तो ये आंसर है आपका, ये इनकरेक्ट है, आंसर ये है इसका, क्योंकि इसने इनकरेक्ट ही मांगा था। आगे चलते। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट 10 गुना ऑब्जेक्टिव और 20 गुना आईपीस की मैग्निफिकेशन, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 10x मल्टीप्लाई में 20, यानी कि 200x कर देगा। ठीक बात, चले आगे। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एफ और एफ ई दे रखा है।
द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 पॉइंट यू ओ दे रखा है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इफ द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज वीई हमें मिलता है इंफिनिटी पे, तो मैग्नीफाइंग पावर बता देते हैं। पहले तो फॉर्मूला लगाओ, 1/FO इज इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO, और VO निकालो। ठीक है। फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओ 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE, जिसमें से आपका VE इनफाइनाइट है तो UE निकालो। निकाल लिया। अब जो आपका सेटअप है उसमें VO और UE को जोड़ दो तो आपको L मिल जाएगा। ठीक है। अगर मुझे मैग्निफिकेशन निकालनी हो तो L की जरूरत है, FO की जरूरत है, FE की जरूरत है, और D25 है। लो हो गया फिर से। ठीक है। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो आप पूरा का पूरा फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, M इज इक्वल्स टू VO बाय UO 1 प्लस D बाय FE, दोनों काम करेंगे। ठीक बात। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन। फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एंगुलर साइज ऑफ इमेज। हाँ, एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो एंगुलर साइज होता है ऑब्जेक्ट का एंगुलर इमेज के बराबर होता है। ठीक है। गेट इट ऑफर अ मैग्निफिकेशन। अच्छा, एक्सप्लेन करना है। देखो होता क्या है, अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन में चेंज आता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारे जहां पर बननी है इमेज उसके बहुत नजदीक आ जाता है, हमारी आंख के बहुत नजदीक आ जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे ये डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज कर क्लोज करता है ऑब्जेक्ट को हमारी आंख के पास, जिसकी वजह से वो मैग्नीफाइड दिखाई देता है। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं करता। माइक्रोस्कोप लीनियर मैग्निफिकेशन करता है, ऑब्जेक्ट को पास लाता है। बोथ प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। हाँ, बनाते हैं। क्या वो बना सकते हैं रियल इमेज? अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो ये इमेज को रियल बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज को रियल बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो हाउ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग। इसका डेफिनेशन में करा रखा है मैंने आपको, ड्रॉ रे डायग्राम करा रखा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट है जिसे प्लेस किया जाता है 1.5 सेंटीमीटर। यू इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव से। एफओ भी दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर। आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इंफिनिटी पे है, वीई इंफिनिटी पे है। ठीक है। अब कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ठीक है। अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव की इमेज, ये होता है आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम फॉर्मूला लगाएं अगर 1/FO इज इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO, तो हमारे पास VO आ जाएगा। हम फॉर्मूला लगाए 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE, ये तो इनफाइनाइट है, तो यहां से सीधा UE आ जाएगा। UE FE के बराबर है, तो L कितना हो जाएगा? VO प्लस, याद रखना मॉड में UE। मॉड का मतलब यहां पर क्या है कि जो लेंथ जुड़ेगी वो नेगेटिव नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन, इन अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द इमेज डज नॉट हैव क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन आती है लेंस से। जब हम लेंस बनाते हैं तो लेंस के ऊपर और नीचे एक प्रिज्म जैसी कंस्ट्रक्शन बनती है, उसकी वजह से क्रोमेटिक एब्रेशन होती है। असर्शन ठीक है। क्रोमेटिक एब्रेशन अकर ओनली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ऑप्टिकल मीडियम। दोनों बातें ठीक है।
ए आंसर होगा इसका। चलो इसके साथ साथ स्फेरिकल एब्रेशन भी समझ लो। अगर मैं मिरर यूज करता हूँ यानी कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज करता हूँ तो उसमें भी एक दिक्कत आती है, जो लाइट ऊपर आती है और जो लाइट नीचे आती है दोनों का फोकस अलग हो जाता है और जो हमें इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट बननी चाहिए थी वो ब्लर बनती है। इस स्फेरिकल एब्रेशन को ठीक करने के लिए हम पैराबोलिक पैराबोलिक मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 24। मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है 24 इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर होती है एफओ बाय एफ पी। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू लेंसेज एल इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। एल होता है एफओ प्लस एफ ई। ठीक है, अब अगर मैं यहां से देखूं तो एफओ कितना दिया हुआ है आपको 24 टाइम्स ऑफ एफ ई। लेंथ तुम्हें निकालनी है, लेंथ कितना हो जाएगा एफओ 24 एफओ एफ ई प्लस एफ ई 25 टाइम्स ऑफ एफ ई। ठीक बात। अब हमें लेंथ दी हुई है 150, तो एफ ई तो आ गया 6। ठीक है, 2 15। हाँ, अब फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया। एफओ कितना होगा 20 एफ ई बाय 24। 24 मल्टीप्लाई में 6 कर लो, कितना बैठता तुम्हारे 12, 4 चौक 16, 16 12 और 2 14, 144 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस इज 1 मीटर। फिर से लेंथ दे रखी है आपको 1 मीटर। इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 19, मैग्नीफाइंग पावर कितनी दे रखी है 19 नॉर्मल एडजस्टमेंट में। इसको हम फिर से वो ले लेते हैं एफओ बाय एफ ई। तो एफओ कितना होगा 19 टाइम्स ऑफ एफ ई। फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, एल दे रखा है, फिर से वही एफओ प्लस एफ ई दे रखा है आपको 1 मीटर। एफओ की जगह रख दो 19 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 1 मीटर। तो एफ ई कितना आ गया 1 बाय ये 20 हो गया ना, एफ ई आ गया आपका 1 बाय 20 मीटर यानी कि 0.5 मीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर का एक है, और दोनों का सम 1 मीटर है, तो दूसरा कितना हो गया एफ ई इतना है, तो एफ ओ कितना हो गया 95 सेंटीमीटर। जरा चेक करो, दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद करें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में एक होता है आपके पास जाइंट कॉन्केव मिरर। ठीक है, जिसके फोकस पे रखा होता है छोटा कॉन्वेक्स मिरर। याद रखना ये कैसा कॉन्केव मिरर है पैराबोलिक, जिससे इसकी स्फेरिकल एब्रेशन कम की जा सके। जो रे सीधी आती है बहुत दूर से वो फोकस पे कंसंट्रेट करती है, फिर फोकस से वो एक ट्यूब में जाती है, उस ट्यूब में लगा है आपका आईपीस। वो एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है जिसके ऊपर और नीचे का पार्ट काट दिया जिससे क्रोमैटिक एब्रेशन ना हो, क्रोमैटिक एब्रेशन ना हो। ठीक बात, चलो आगे। अब वो कहता है
मेंशन 2 एडवांटेज, 2 ही एडवांटेज है, इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होती और स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होती। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होती। एक और चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोर्स से निकल गया, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है दो चीजों का अलग अलग देखना, वो बहुत ज्यादा होती है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। इससे जो भी चीज दिखाई देती है वो बहुत क्लियर दिखाई देती है। ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन, कर चुके हैं हम। चलिए आगे बेटा, वो जरूर वीडियो लगा लेना। देखो कितने डेरिवेशन आ रही है, 40 मिनट की एक डेरिवेशन की आपकी वीडियो बनाई है, पूरी लगा लेना। अ टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इतना, आईपीस फोकल लेंथ इतना। ठीक है, फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, एफ ओ बाय एफ पी, लेंथ क्या होगी, एफ ओ प्लस एफ पी। सीधा क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप? जरा ध्यान दो। अगर मैं आपसे बात करूं टेलीस्कोप की और माइक्रोस्कोप की और उनमें ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की और आईपीस की, ऑब्जेक्टिव लेंस में टेलीस्कोप में फोकल लेंथ टेलीस्कोप की बहुत बड़ी होती है, माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ छोटी होती है। फोकल लेंथ टेलीस्कोप की बड़ी होती है ऑब्जेक्टिव की माइक्रोस्कोप से। एक बात, अपर्चर जो होता है टेलीस्कोप का वो बहुत बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का, एज कंपेयर टू अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये तो बात हुई एक। अब बात आती है आईपीस की। आईपीस में मैं एफ डैश से दिखा रहा हूं। आईपीस का जो एफ डैश है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का, वो लगभग बराबर होता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं होता, और अपर्चर भी लगभग बराबर होता है। ठीक, तो आईपीस अगर मैं चेंज कर दूं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होगा टेलीस्कोप में उसका अपर्चर भी बहुत बड़ा होगा, उसकी फोकल लेंथ भी बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोप। अब आगे चलते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज दिस एंड दैट। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट relative to the objective in order to obtain an angular magnification 30। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको 30 चाहिए। when the final image is formed at near point D, तो हम यहां फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एमओ मल्टीप्लाई में एमई, वी अपॉन में यूओ मल्टीप्लाई में 1 प्लस डी बाय एफ पी। अब वीओ और यूओ कहां से निकालोगे आप, 1 अपॉन एफ ओ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ, 1 अपॉन एफ ई 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई, इससे निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। डी हमारा 25 है, फोकल लेंथ दोनों की दे रखी है उसने। ठीक बात, और टोटल मैग्निफिकेशन भी उसने दे रखी है दोनों की 30। अब देखो यहां से एमई तो साफ साफ आ रहा है, यहां से एमई आपका आ रहा है 1 प्लस डी बाय एफ ई। डी दे रखा है 25, एफ ई दे रखा है, देख लेता हूं मैं, 5, तो ये आ गया 1 प्लस 5, 6 आ गया। और एम क्या होता है, एमओ मल्टीप्लाई में एमई, एम दे रखा है आपको 30 और ये दे रखा है आपको 6, तो एमओ कितना आ गया, एमओ आ गया आपका 5। अगर इसी चीज को मैं इस फॉर्मूले में लगा दूं, एम ओ इज इक्वल्स टू यू ओ बाय वी ओ बाय यूई, तो वी ओ कितना आ जाएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ यू ओ। 1 अपॉन एफ ओ होता है 1 अपॉन वी ओ प्लस माइनस 1 अपॉन यू ओ, तो 1 अपॉन 5 यू ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ओ। एफ ओ है तो यू ओ आ जाएगा, समझो। चले आगे।
लो अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट आर द टू मेन कंसिडरेशन फॉर डिजाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की बहुत ज्यादा होनी चाहिए आईपीस से, अपर्चर ऑब्जेक्टिव का बहुत ज्यादा होना चाहिए आईपीस से। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करा रखा है। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 45। एक रे ऑफ लाइट है जो 45 डिग्री पर इंसिडेंट करती है एट वन फेस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म। अब प्रिज्म है हमारा इक्विलेटरल, तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री का होगा। ठीक, यहां से इंसिडेंट रे आई 45 डिग्री पे एक फेस पे, पास करी सिमेट्रिकली, मतलब आपका आई ई के बराबर है, एक बात, R1 R2 के बराबर है, दूसरी बात D डेल्टा M के बराबर है। कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है D इक्वल्स टू I प्लस I माइनस A। आई दे रखा है 45, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन dm प्लस a बाय 2 साइन a बाय 2। ठीक बात। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से क्वेश्चन समझो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप करा रखा है डेरिवेशन वाली वीडियो में। एक टेलीस्कोप है जिसमें जो कंसिस्ट करता है दो फोकल लेंथ। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर। अगर इनफाइनाइट, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे आती है तो एफ बाय एफ ई। ठीक है, समझ लो, फिर भी 2 सेकंड ले लो। चलिए आगे चलते हैं। ड्रॉ अ लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। विच टू एब्रेशन। एक है क्रोमेटिक एब्रेशन जो कलर की वजह से होती है, क्योंकि जो लेंस है आपका उसके ऊपर और नीचे कंस्ट्रक्शन बन जाता है एक प्रिज्म, ठीक है। और दूसरी है स्फेरिकल एब्रेशन, जिसकी वजह से अगर हम लेंस को ज्यादा बड़ा करते हैं तो फोकस, मल्टीपल फोकस बनने लगते हैं और हमारी इमेज ब्लर होने लगती है। और इनको ओवरकम कैसे करते हैं हम? जो हमारा लेंस होता है आईपीस का रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, उसके ऊपर और नीचे का जो वो प्रिज्म पार्ट होता है उसको कट करके, और जो मिरर होता है हमारा कॉनकेव, जाइंट कॉनकेव मिरर, उसको पैराबोलिक बना के। ठीक है, तो यहां आपका चैप्टर ये होता है समाप्त। राधे राधे।